वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। तो जो फार्माकोलॉजी के वीडियो लेक्चर जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तक रह गया था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोगों का है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही मैंने मेंशन कर दिया था। मैं उसके लिंक भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ विजिट कीजिए, उसके बाद यहाँ समझिए, या फिर भी मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसका दे देती हूँ कि वहाँ पे मैंने फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस बताया था। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब जो ड्रग है उसकी स्टडी करेंगे जो हम लोग के बॉडी में इन और आउट मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल और सपोज ये भी कह सकते हैं कि वॉट इट इज़ द स्टडी ऑफ वॉट बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग लेने के बाद हमारा बॉडी उस ड्रग पे क्या एक्शन दिखाता है ये भी हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में ही स्टडी करते हैं। इसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया था कि ये अगर फार्माकोकाइनेटिक्स है तो अगर इस ड्रग्स को हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन किया है बॉडी में तो हमारा बॉडी इस ड्रग पे अपना क्या एक्शन दिखाएगी। दिस इज ओनली नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने ये भी बताया था कि इसके मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड होता है मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। मतलब ये स्टैंड करता है ADME। इस तरह से इसको याद करके रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ड्रग बॉडी में लिए हैं, उसके बाद उसका क्या होगा एब्जॉर्प्शन। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेज क्या था एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हम लोग ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे और सपोज ऐसे समझिए कि एक ड्रग है, इस ड्रग को हम लोगों ने अपने बॉडी में लिया है। लेने के बाद अगर सपोज किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे इसको, अगर हम लोग ओरल रूट से लेते हैं, लेने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाएगा हमारे गट में जाएगा। सबसे पहले सपोज ये हमारे स्टमक में गया है, स्टमक में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉट फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के लिए, ये इसके बाद मेटाबॉलिज्म के लिए कहाँ जाएगा डायरेक्टली हमारा जाएगा लिवर में, और लिवर से होने के बाद ये हमारे ब्लड में जाएगा, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। यही हमारा सिंपल सा पाथवे होता है। तो इसी पाथवे पे हम लोग देखिए सबसे पहले ADME को हम लोग एक डायग्रामेटिकली ही समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ADME मैं यहाँ पे लिखती हूँ। A मीन्स क्या हुआ एब्जॉर्प्शन। किसी भी ड्रग को लिए हैं, ये बॉडी में जाने के बाद सबसे पहले ये गट वॉल में क्या होगा एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सेल इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी ब्रेन के लिए ड्रग लिए हैं और हेडेक के लिए ड्रग लिए हैं तो वो ड्रग को कहाँ पे जाना है हमारे हेड में जाके एक्शन करना है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो ड्रग को हम लोग हेड के थ्रू लेते हैं, उस ड्रग को हम लोग ओरली, पैरेंट्रली और बाय एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। तो वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होने के प्रोसेस में वो हमारे ब्रेन तक गया। इसलिए हमारा सेकेंड जो प्रोसेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो गट वॉल के बाद ये सीधी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी सेल्स में जहाँ उसको जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मेटाबॉलिज्म होने के लिए वो लीवर में जाएगी, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्सक्रीशन के लिए हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट्स ऑर्गन्स में जाके एट लास्ट वो एलिमिनेट होने के बाद एक्सक्रीट हो जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ड्रग ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ड्रग ट्रांसपोर्टर क्या होता है। ड्रग लेने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ड्रग अपने आप ही बॉडी में अंदर मूव करके यहाँ से वहाँ चली गई। वो ड्रग के लिए एक ड्रग ट्रांसपोर्टर है जो उस ड्रग को मूव करा रहा है हियर एंड देयर इनसाइड आवर बॉडी। तो कोई भी ड्रग है विच हैव टू पास
वन और मोर सेल मेम्ब्रेन टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। कोई भी ड्रग लिए हैं तो उसको अपने साइट ऑफ एक्शन तक जाने के लिए एक या फिर बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है हमारे बॉडी में। फर्स्ट क्राइटेरिया होती है दैट इज अनआयोनाइज्ड। कोई भी ड्रग आयोनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। जब तक कोई ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म नहीं होता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। फॉर सपोज यहाँ ए बी है, ए बी ये क्या हमारा, ये हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म। तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म अनआयोनाइज्ड होने के बाद ही ये किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। मीन्स फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग का ये हुआ कि किसी भी ड्रग को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयोनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है दैट इज लिपोफिलिक। कोई भी ड्रग तभी हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है, तभी वो किसी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है जब वो लिपोफिलिक होगा। लिपोफिलिक यानी लिपिड सॉल्युबल होगा, वो हाइड्रोफिलिक नहीं होगा। थर्ड क्राइटेरिया है जो भी ड्रग लेंगे उसका साइज लेस देन 500 डाल्टन होगा। ये सारी चीज़ें आगे जाके फार्माकोकाइनेटिक एक सब्जेक्ट आएगा, बायोफार्माकोकाइनेटिक, उसमें भी आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये फार्माकोलॉजी में इतना समझिए 3 क्राइटेरिया होते हैं फॉर एनी ड्रग टू एब्जॉर्ब इन आवर सेल मेम्ब्रेन और क्रॉस आवर सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट होता है अनआयोनाइज्ड, सेकंड होता है लिपोफिलिक, थर्ड होता है साइज लेस देन 500 डाल्टन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं जो हमारे ड्रग को मूव कराने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट हम लोग का होगा पैसिव डिफ्यूज़न। ये सब जो डिफ्यूज़न होते हैं, एक्टिव डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न, ये सब बहुत लो स्टैंडर्ड से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारा है पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न मतलब यहाँ पे ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सपोज एक मैंने एक डायग्राम भी बनाया, ये देखिए, ये डायग्राम में सपोज ये एक ड्रग है, सपोज नहीं ये एक ड्रग ही है, ये एक ड्रग है और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में आ रहा है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर से ये इंट्रा सेलुलर आ रहा है। तो ये हमारा पैसिव डिफ्यूज़न है क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग कहने का मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पैसिव डिफ्यूजन हम लोग यही कहना है कि इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा उतना ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें किसी तरह का कोई एनर्जी और कैरियर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये था हमारा पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन देखिए क्या होता है। फिल्ट्रेशन मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्टर का मैकेनिज्म है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्मॉल पोर के थ्रू होती है और सेल, ये देखिए ये सेल है, 2 सेल के बीच में एक छोटा सा पोर है, इसी पोर के थ्रू में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम से कुछ इंडिकेट होता है दैट इज एक्टिव। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब ये अपनी एनर्जी को लगाता है। इस केस में हम लोग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कहने का मतलब लो टू हाई। पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन हाई टू लो हो रहा था इन द केस ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, जहाँ पे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था। अलोंग मतलब हाई टू लो एंड अगेंस्ट मतलब लो टू हाई। तो यहाँ पे लो टू हाई ट्रांसपोर्टेशन होगा। और सेकंड पॉइंट ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी होगा और बाय द यूज ऑफ एटीपी होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को 3 केसेस पढ़ने होते हैं। फर्स्ट है सिम्पोर्ट, सेकंड है एंटीपोड एंड
यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में देखिए यहाँ पे एक ड्रग एक ही बार में एक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सिम्पोर्ट में देखिए यहाँ पे दो ड्रग एक साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहे हैं, को ट्रांसपोर्ट। थर्ड देखिए एंटीपोर्ट, मतलब एक बाहर एक अंदर, इसलिए इसको हम लोग एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इस डायग्राम से ज़्यादा क्लैरिफाई कीजिए कि ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में ये सिंपल डिफ्यूज़न से ही हमारा क्रॉस कर जा रहा है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल है और ये अनआयोनाइज्ड है, मतलब कि ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और इसको किसी तरह का कैरियर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आ जाएगा थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा ये है चैनल मेडिएटेड, और इस चैनल मेडिएटेड और कैरियर मेडिएटेड को साथ में हम लोग पैसिव डिफ्यूज़न कह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, उसके बाद भी हम लोग इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। तो आइए पहले आगे ही देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से नाम से कुछ क्लैरिफाई हो रहा है कि यहाँ पे कोई दूसरा किसी पहले को फैसिलिटेट कर रहा है और साथ में लेके आ रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डायरेक्शन अगेंस्ट नहीं होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा ड्रग का। इसमें भी किसी तरह का कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें एक एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस और एक्स्ट्रा प्रोटीन है जो दूसरे को साथ में पकड़ के लेके आ रहा है सेल के अक्रॉस में। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्रॉस कर पाता है सेल मेम्ब्रेन को बाय द हेल्प ऑफ ग्लूट। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये ग्लूकोज का फैसिलिटेट कराता है और इसको पकड़ के सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कराता है। तो ये फैसिलिटेट कर रहा है इसको, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, और इस डिफ्यूज़न को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं। अब हम लोग वापस से उस डायग्राम पे आते हैं। देखिए इस चार्ट को भी ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा बायो ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें फर्स्ट हमारा पैसिव डिफ्यूज़न, सेकेंड हमारा फिल्ट्रेशन जहाँ पोर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, थर्ड हमारा कैरियर मेडिएटेड जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव में क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट हमारा इंडोसाइटोसिस है। इंडोसाइटोसिस मतलब रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। देखिए फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल किसी दूसरे सेल को ईट करता है, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस में ड्रिंक करता है, मतलब इसमें वो खा जाता है दूसरे सेल को और इसमें क्या करता है, वो ड्रिंक कर जाता है। इसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बस ये चार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी एक बार इसको देख लीजिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस वाला डायग्राम भी आई थिंक अब क्लियर होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। इस वाले में देखिए ये हमारा चैनल मेडिएटेड है, ये हमारा कैरियर मेडिएटेड है और ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोग की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। इंडोसाइटोसिस को मैं ऐसे समझा सकती हूँ, ये देखिए एक सपोज एक हमारा एक ये सेल मेम्ब्रेन है और एक ड्रग है। ये क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन इस ड्रग को धीरे धीरे एडमिनिस्टर करेगी, धीरे धीरे खाएगी, और खाने के बाद ये इसको एज अ वेसिकल्स इस शेप में ऐसे करके इसको ऐसे खा जाएगी। खाने के बाद ये एज अ वेसिकल्स अपने अंदर ले आके वापस से इस पोजीशन में आ जाएगी, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ सूडोपोडिया, इन द केस ऑफ अमीबा। उसी तरह का होता है ये फैगोसाइटोसिस। वहाँ पे अमीबा का सेल कर रहा था, यहाँ पे अमीबा ने हमारे बॉडी का सेल करेगा। नेक्स्ट हमारा जिस तरह से फैगोसाइटोसिस में सेल को ड्रिंक नहीं ईट कर रहा था, वहाँ पिनोसाइटोसिस में क्या करेगा, ड्रिंक करेगा। नेक्स्ट हमारा आते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ये बहुत बेसिक सा डिफिनेशन है एब्जॉर्प्शन का, जो कि बहुत ही सही माना जाता है। दैट इज एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन।
नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारे बॉडी में। तो देखिए कोई भी ड्रग है मतलब ये या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। तो ये समझिए ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी ड्रग अगर वीक एसिड होता है तो वो एसिडिक मीडियम में ही अनआयोनाइज्ड होगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट कोई भी ड्रग अगर एसिड है तो वो एसिडिक मीडियम में ही अनआयोनाइज्ड होगा। कोई भी ड्रग अगर वीक बेस है तो वो बेसिक मीडियम में ही अनआयोनाइज्ड होगा। और हम लोग पहले क्राइटेरिया में देख चुके हैं कि जो ड्रग अनआयोनाइज्ड होगा मतलब वही हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर वीक एसिड ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड होगा इनटू द एसिडिक इन्वायरमेंट, और एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे बॉडी में क्या होता है, दैट इज स्टमक। मतलब कोई भी वीकली एसिडिक ड्रग वो हमारी स्टमक में जाके एब्जॉर्ब होगा। कोई भी वीकली बेसिक ड्रग है वो कहाँ अनआयोनाइज्ड होगा, हमारे बेसिक मीडियम में, दैट इज इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, अल्कलाइन होता है। इसी को नोट पॉइंट में करके हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए कि कोई भी अगर वीक एसिड ड्रग है, कोई भी अगर वीक एसिड ड्रग है मतलब कि वो एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड होगा और बेसिक मीडियम में क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे नोट पॉइंट में करके सब कुछ लिखा हुआ है। नोट पॉइंट टू बी नोटेड दैट द बेसिक ड्रग, अगर बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में होगा तो वो अनआयोनाइज्ड होगा और इजली वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इसका। देखिए बेसिक ड्रग है ये स्टमक में नहीं, ये कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होगा, इनटू द इंटेस्टाइन। सॉरी बेसिक ड्रग है, हाँ ठीक है, बेसिक ड्रग कहाँ पे जाके होगा, एब्जॉर्ब इंटेस्टाइन में जाके होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में वो उसका अल्कलाइन पीएच होता है, इसलिए अल्कलाइन पीएच में ही अनआयोनाइज्ड होगा। बेसिक ड्रग है अगर वो एसिडिक मीडियम में होगा तो आयोनाइज्ड होगा मतलब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एसिडिक ड्रग है मतलब वो एसिडिक मीडियम में जाके अनआयोनाइज्ड होगा, और एसिडिक मीडियम कहाँ होता है, हमारा एसिडिक मीडियम होता है स्टमक, क्योंकि स्टमक का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। अगर वही एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में होगा मतलब कि वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड फॉर्म हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ एस्पिरिन का, तो एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन एक वीक एसिड है। अगर एसिड है तो वो कहाँ अनआयोनाइज्ड होगा, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम कहाँ होता है, हमारे तो वो हमारे स्टमक में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर हम लोग क्यूनाइन की बात करें तो क्यूनाइन एक वीकली बेसिक ड्रग है, तो यह कहाँ अनआयोनाइज्ड होगा, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम क्या है, इंटेस्टाइन। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया, इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन। सबसे ये बहुत इजी है, फर्स्ट फैक्टर है हमारा एक्वस सॉल्युबिलिटी। मतलब ये एक ही बात आप लोग भी समझ सकते हैं कि ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। तो ऑफ कोर्स कोई भी ड्रग अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर एरिया ऑफ सरफेस। ये तो सब समझ पा रहे हैं कि अगर एरिया ऑफ सरफेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, मीन्स एरिया ऑफ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारा ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो किसी भी साइट ऑफ ऑर्गन में करेगी उतना ज़्यादा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। इम्पटी स्टमक, अगर इम्पटी स्टमक है मतलब वहाँ बस ड्रग है, ड्रग के साथ फूड नहीं है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बस ड्रग है तो ड्रग का ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो वहाँ पे भी उस केस में इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन। अगर प्रेजेंस ऑफ फूड है मतलब अगर फूड प्रेजेंट है, फूड के साथ ड्रग है, तो वहाँ पे फूड का भी ऑब्जॉर्प्शन करना है, उसके साथ ही ड्रग का एब्जॉर्प्शन करना है, तो वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। ये तो तब से हम लोग यही बोलते आ रहे हैं कि कोई भी ड्रग तब ही जाके एब्जॉर्ब होगा जब वो अनआयोनाइज्ड होगा। मतलब ड्रग जब अनआयोनाइज्ड होगा तो वो इजली उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर वो आयोनाइज होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर कोई भी ड्रग
टू लिपोफिलिक और टू हाइड्रोफिलिक है तो भी उसका एब्जॉर्प्शन पुअर होगा। मतलब किसी भी ड्रग को बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक होने भी ज़रूरी नहीं है, अगर वो होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। इस सब की नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ध्यान दीजिए, ये नोट्स अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इस चैप्टर के पूरे PDF नोट्स अवेलेबल है हमारे वेबसाइट दैट इज़ www.easyexplorepharmer.online पे। आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।